स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में दशकों बाद एक ऐसी सरकार बनी जिससे उम्मीद थी कि वो स्थिरता लेकर आएंगे, लेकिन पहले 2-3 महीने में ही काफी परेशानियां दिखी, इस्तीफे हो गए। चलिए, सरकार में कुछ इसी तरीके से होता है कि कोई आया कोई गया, कोई आज मंत्री कोई कल, लेकिन जो फैसले हुए बालन सरकार की तरफ से सवाल उस पर उठने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बालन शाह को, सरकार को झटका भी दे दिया। और तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त नेपाल में चल रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। मेरे साथ इस वक्त नेपाल की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकार वेद शर्मा जी हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे नेपाल की स्थिति को लेकर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज़ पर। धन्यवाद रोहित जी। जब जितनी बार आप जुड़ते हो मेरा यही सवाल होता है, 5 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे बालन शाह? देखिए, सबकी कामना ये है, क्योंकि नेपाल ने जो पिछले कुछ दशकों में एक राजनीतिक अस्थिरता का जो दंश झेला है, और इस बार भी वहाँ की जनता ने जो लगभग 2/3 का मैंडेट वहाँ की नवनिर्वाचित सरकार को, एक युवा उत्साह और ऊर्जा से भरपूर सरकार को जो मैंडेट दिया है, और हम सब की कामना ये है कि नेपाल की ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल जो है 5 साल का पूरा कार्यकाल करे और नेपाल की दशा और दिशा को जो ऐसा तय करे कि जो इतिहास में जो है इसका नाम हो। और जो आपने वो तमाम जो अभी आपने अपने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, तो देखिए, कोई भी एक सरकार होती है वो एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम करती है, और इस सरकार के साथ भी वही चीज़ है। ये एक परसेप्शन मोड पे काम कर रही है। अब क्या है कि लोअर हाउस में इस सरकार के पास भरपूर मैंडेट है, अपर हाउस में सरकार के पास एक भी सांसद नहीं है, जो नेपाल में जिसको राष्ट्रीय सभा कहते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि सरकार कैसे काम कर रही है। सरकार वहाँ जो भी कानून बना रही है, वो जो है प्रधानमंत्री सीमित लोगों के ग्रुप में जो है उस चीज़ को सलाह मशवरे के साथ में जो है अध्यादेश के रूप में उस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति के पास वो जा रहा है, अध्यादेश पारित हो रहा है, और उसके बाद जो है वो कानून का रूप ले रहा है। पर जो लोकतांत्रिक प्रैक्टिस है, लोकतांत्रिक प्रैक्टिस में क्या होता है, जितने भी आपके सांसद होते हैं वो जो है विषय टेबल होता है, सदन के अंदर उसके ऊपर बहस होती है, फिर उसके बाद वो कानून का रूप लेता है, जो है लोअर हाउस और अपर हाउस में उस पर डिस्कशन होता है, वो पारित होता है, इस प्रकार से। बट अभी जो नेपाल की हालिया राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें मुझे लगता है कि शायद सरकार के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो लोग नए चुन के आए हैं उनको बहुत पार्लियामेंट्री अफेयर का उतना नॉलेज नहीं है, और शायद उनको वो ईज लगा हो कि हम इस माध्यम से जो है जल्दी काम कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से जो है संसद को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों पर तो सवाल उठ रहे हैं। अब जैसे बालन शाह ने पूरी तरीके से सेंट्रलाइज कर ली है पूरी शक्तियां कि केंद्रीय एजेंसियां भी पीएमओ के अंडर होंगी। कुछ इसी तरीके से ओली सरकार में था, उन्हीं चीज़ों को लेकर विद्रोह था। कार्की जब आई अंतरिम सरकार, उन्होंने इन सब चीज़ों को हटा दिया था। तो सवाल वही उठ रहा है कि जो ओली कर रहे थे वही बालन शाह कर रहे हैं। कार्की की जो सरकार थी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था कि देश को कैसे सुरक्षित तरीके से, देश की गणतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सेफ लैंडिंग कराई जाए, कैसे वहां पे इलेक्शन हो और जो है नई सरकार निर्वाचित होके जो है काम करे। उससे अपर उस सरकार के पास कुछ भी नहीं था। और रही बात जो सुशीला कार्की से पूर्ववर्ती सरकारें थी, चाहे वो केपी ओली की सरकार हो, चाहे वो प्रचंडा की सरकार हो, चाहे वो शेरबहादुर देउबा जी की सरकार हो, तो ये कभी भी एक छत्र सरकार नहीं रही। अगर आप पिछले 5 साल का और उठा के ट्रैक देखें, तो वो क्या होता था कि गठबंधन, किसी ना किसी के साथ गठबंधन होता था, और जो गठबंधन का की प्लेयर होता था वो अपने हिसाब से जो है चीजों को ड्राइव करने की कोशिश करता था, और जो बड़ी पार्टी होती थी जिसके पास डोमिनेंट नंबर होता था, वो सदन के अंदर उस हिसाब से डोमिनेंट होने का प्रयास करता था। तो 6 से 9 महीने एक एवरेज सरकार चलती थी, फिर सरकार गिर जाती थी, फिर दूसरी सरकार आती थी। तो इसी प्रकार से इसी उथल पुथल में जो है देश जो है यहां तक पहुंच गया। और उससे पहले जो सरकार थी वो केपी ओली जी की भी इसी प्रकार की, जो कम्युनिस्टों की 2/3 की ऑलमोस्ट की सरकार थी, लगभग 3 साढ़े 3 साल
साल वो सरकार चली, तो जो कम्युनिस्ट के बड़े चेहरे थे वो जैसे कहते हैं ना कि एक शेर, एक जंगल में एक शेर, एक से ज्यादा शेर नहीं रह सकते, तो वो सब उसी फिराक में थे कि इस जंगल का राजा कौन, तो वो एक कहता था मैं, दूसरा कहता था मैं, तीसरा कहता था मैं। जब तीनों में सामंजस्यता नहीं बनी तो तीनों ने अपने अलग अलग रास्ते वो तो पकड़ लिए। नेपाल ने देखा। जी। लेकिन मैं वही अवैध जी समझना चाह रहा हूँ कि केपी शर्मा ओली ने भी सेंट्रलाइज कर ली थी पावर, वही बालन शाह कर रहे देखिए, ये हैं, नेपाल क्या की, ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा? ये नेपाल की पॉलिटिक्स का एक जेस्ट है, ये वहां की पॉलिटिक्स का नेचर है। पॉलिटिक्स ही तो बदलने आए थे बालन शाह। देखिए, मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स बदलने आए थे, बदलने की तो बहुत सारी बातें हुई थी कि हम व्यवस्था बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी बातें हुई थी ना जब जेनजी आंदोलन हुआ, जिस चीज के लिए जेनजी आंदोलन हुआ, और ये कहा गया कि भाई हम जो है क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री लेके आएंगे या संविधान में संशोधन होगा, और वो तमाम चीजों के ऊपर जो चर्चा थी कि भाई अब जो है ऊंट किस करवट बैठेगा। बट जिस हिसाब से चीजें शुरू हुई हैं उसमें आभास ऐसा नहीं होता कि कुछ बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला। हाँ, क्रांतिकारी ये हो सकता है कि उसी पुरानी व्यवस्था में नए लोग जो है कुछ बेहतर गवर्नेंस का मॉडल दे सकते हैं। तो जो अब बात चल रही है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस, और रोज किसी ना किसी उद्योगपति को उठा लिया जा रहा है कि भाई किसी मंत्री जी को किसी उद्योगपति का चेहरा नहीं पसंद या उससे कोई गिला शिकवा है तो 4 पुलिस वाले भेज के उठवा लिए। तो इस प्रकार की बालन चीजें, शाह की तानाशाही चल रही है इस वक्त। उस प्रकार ये एक बहुत नेगेटिव जो है देश के अंदर जा रहा है। देखिए, देश कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो नेपाल हो, अगर उस देश का उद्योग जगत का व्यक्ति अगर थ्रेटेंड होगा, अगर उसे टेरराइज किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश प्रगति कर सकता है। तो अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो उस देश के अंदर आपको उद्योग बढ़ाने होंगे, आपको देश के अंदर रोजगार लाना होगा। तो रोजगार कैसे आएगा? आप उद्योगपति को थ्रेटन करके रखोगे तो कैसे होगा भाई? अगर किसी के खिलाफ सही में कुछ सब्सटेंस है, किसी के खिलाफ कुछ है, तो देश के अंदर कोर्ट है, देश के अंदर कानून है, देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था है। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को मन किया उसको उठा लिया और उसके बाद उसको बुला के मंत्री या कोई भी राजनेता उसको उस प्रकार से करने। अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू होती हैं तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। किसी भी देश में, भले अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हो, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी हो, नेपाल के अंदर बालन शाह हो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं है। और क्योंकि लोकतंत्र इज ऑलवेज अबाउट कंस्ट्रक्टिव, ऑलवेज अबाउट कि हम किसी के साथ जो है व्यापक रूप से और फिर समझबूझ के साथ, वार्तालाप के साथ चीजों को बढ़ें। तो आज जो नेपाल की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए मुझे लगता है कि देश के सभी जो भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको साथ में लेकर, देखिए, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा पक्ष है, विपक्ष जो है, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही न्यून है विपक्ष। जब 275 की जो सदन है उसमें 182 ही सत्ताधारी का है, तो विपक्ष तो वैसे ही खंडित है और विपक्ष के पास तो कुछ कहने सुनने कोई नहीं बचा है, क्योंकि वो बेचारे हार चुके हैं, दे हैव बीन रिजेक्टेड। बट उनके पास जो इतना बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। देखिए, यदि किसी को देश को बनाना है तो वो एक सिक्लूडेड माइंड सेट के साथ देश को नहीं बनाया जा सकता। और कोई ये कहे कि भाई हमें जनता का मैंडेट है, हम ही बहुत इस देश में इकलौते पावर हाउस हैं, हम ब्रह्मास्मि, ऐसे भी देश नहीं चलता। क्योंकि उस देश के लोगों ने बड़े बड़े नेताओं का जो अहंकार है उसको समाप्त किया है। केपी ओली को भी तो देश की जनता ने 2/3 मैंडेट दिया था ना भाई, आज अर्श से फर्श पे लाके बिठा दिया। तो आपको उस जनादेश का सम्मान करना होगा, आपको उसके, आज देश के, मैं देखता हूं नेपाल के अंदर एक नया कल्चर डेवलप हो गया है कि लोग सुबह उठ के मुंह धोने से पहले मोबाइल उठा के चेक कर रहे हैं कि भाई आज किसको अंदर कर दिया। हाँ, वही तो ये एक ट्रेंड सेट हो गया। वही तो सवाल है वेद जी कि आप यही सब बदलने आए थे, आप वही सब करने लगे। तो एक तानाशाही वो कही जा रही है कि भैया ये तानाशाही है, इस तरीके से तो पूर्व की सरकार में नहीं होता जैसा आप करना शुरू कर चुके हैं। अब ये तो बालन शाह की रही बात, अब कुछ जो और बातें चल रही उस पर भी मैं चर्चा कर लूँ कि जैसे तमाम नियम कानून, एक तो वो था टैक्स वाला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया, नेपाल के झटका लगा। दूसरा कि भैया बिना आधार कार्ड और आई कार्ड के आप
नेपाल में एंट्री नहीं कर पाएंगे। मुझे ये फैसला बहुत अच्छा लगा। नहीं देखिए ऐसा है, मुझे और तीसरी बात कि 30 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएंगे, ऐसा भी तो फैसला है। मुझे इन सब चीजों में ना एक स्टंट की या एक साजिश की बू आती है। देखिए ये सभी नियम पहले से ही थे, ये कोई बालिन सरकार लेके नहीं आई है। कार्ड चेक होते थे, हाँ कार्ड चेक होते थे। देखिए ये तो नियम है ना, आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो आपको पासपोर्ट अनिवार्य है। एक राज्य से दूसरे में जाइए तब चेक हो जाता है। आपको वीजा लेके जाना पड़ता है। सिर्फ भारत और नेपाल के संबंधों में यह है कि भाई आपका वीजा मैंडेट नहीं है, आप वोटर आईडी कार्ड के साथ जो है बाय एयर जा सकते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है। अगर आप बाय लैंड जाते हैं तो आप आधार कार्ड और ये लेकर जा सकते हैं। तो ये कोई नियम, कोई नया नियम नहीं आया है। और दूसरा जो आप 30 दिन का नियम की बात कर रहे हैं, ये 30 दिन का नियम ऑलरेडी था। मुझे लगता है मीडिया के कुछ सेक्शंस ने, कुछ आउटलेट ने इसको जरा ट्विस्ट करके दिखाकर किसी को पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश करी है। और यह नियम भी पहले से ही था। जैसे मान लीजिए आपको नेपाल घूमना है, आप अपनी भारतीय गाड़ी लेकर जा सकते हैं और उसमें नियम यह था कि लगभग 1 महीना आप वहां पर जो है प्रतिदिन का वहां टैक्स होता है लगभग 600 रुपए आईसी इंडियन करेंसी में। आप मान लीजिए आपको 10 दिन रुकना है, 20 दिन रुकना है, उस हिसाब से आप टैक्स कटवाइए, कागज बनाइए, आप पूरे नेपाल में घूमिए। ये भारतीय टूरिस्ट के लिए एक जो है सहज था। पर अब क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा ना कि न्यूज आउटलेट को जो है एक बीमारी होती है, एक लाइन लिख देंगे उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो क्या हुआ, कुछ न्यूज आउटलेट ने वहां नियम ये न्यूज चलाया और उसी न्यूज को जो है यहां के कुछ न्यूज आउटलेट ने जो है हाथों हाथ उठा लिया। तो इससे क्या होता है कि इससे भ्रम की स्थिति सृजना होती है। जब आप पाएंगे, ये मेरी गुजारिश नेपाल के उन तमाम अथॉरिटीज से भी है कि भाई अगर कोई ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हुई है तो वहां की अथॉरिटी इस चीज को क्लैरिफाई करें। क्योंकि एक फेक न्यूज जब आपके आज सोशल मीडिया डोमेन में चलती है तो वो अपना डैमेज कर चुकी होती है और बाय द टाइम जब आप उसको रिकवर करने के लिए या आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए जाते हैं तब तक वो जितना नुकसान करना हो चुका है वो कर चुकी होती है। तो अभी भी बड़े तमाम लोग मुझे फोन करके पिछले दिनों पूछ रहे थे कि वेद जी ये क्या हो गया कि भाई नेपाल में 30 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। मैंने कहा देखिए ऐसा ये नियम ऑलरेडी पहले से था कि भाई जो भी भारतीय टूरिस्ट अपना व्हीकल लेके आते हैं वो 30 दिन का जो पहले से नियम था, शायद उसको किसी मीडिया के आउटलेट ने एक स्टंट की, जी हाँ देखो हमारा प्रधानमंत्री झुकता नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री पुष्पा है टाइप दिखाने के लिए, माहौल बनाने के लिए मुझे लगता है किसी ने। पर मैं एक चीज बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि डिप्लोमेसी और द्विपक्षीय जो रिलेशन होते हैं वो कभी भी इस प्रकार के एटीट्यूड से या इस प्रकार के स्टंट से नहीं चलते। क्योंकि द्विपक्षीय जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ही कच्चे धागे से बने हुए होते हैं और इनका सम्मान, इनके प्रति सेंसिटिव होना बहुत आवश्यक है और दोनों राष्ट्रों को आवश्यक है। आप 182 लोगों की सरकार तो है नहीं, 2 करोड़ लोग वो, और पूरी दुनिया को आपको अगर चलना है तो साथ में लेकर चलना होगा निश्चित रूप से। तो ये सेंसिटिविटी होनी बहुत आवश्यक है और ये दोनों तरफ से होनी आवश्यक है। मैं सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं करता हूं, मैं दोनों पक्ष की बात करता हूं कि दोनों पक्ष की तरफ से जो है एक दूसरे का सॉवरेनिटी का सम्मान होना आवश्यक है, एक दूसरे के प्रति जो है वो जो भरोसा डेवलप किया जाना आवश्यक है। क्योंकि पूरे विश्व में भारत और नेपाल इकलौते ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी सबसे बड़ी ओपन बॉर्डर है और हमारा रोटी बेटी का संबंध है, हमारे सामाजिक संबंध हैं, हमारे आत्मिक संबंध है, हमारे आध्यात्मिक संबंध है, हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं। तो हमारे कोई ऐसे और देशों की तरह जियोपॉलिटिकल टेक्नोक्रेट टाइप के संबंध बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करेंगे हमारे जो है पीपल टू पीपल रिलेशन है। तो इन चीजों को जो है किसी पॉलिटिकल एंगल से या किसी टेक्निकल एंगल से जो है कभी भी वे नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है और इनका सम्मान जो है हर हाल में होना चाहिए। बिल्कुल, और हम उम्मीद यही करेंगे कि ठीक है, अभी 3-4 महीने की सरकार है, बालन शाह सीखेंगे चीज़ों को बेहतर और 5 साल तक वो कम से कम सरकार चलाएं पूरी की पूरी, और जो अभी फैसले उनके सवालों के घेरे में हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। देखिए एक बड़ी उम्मीद है उनसे। बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, बोलते कम हैं। अभी नेपाल में लोगों को उनके प्रति एक शिकायत है कि भाई प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बोलने से अधिक उनका काम बोलना चाहिए। काम बोलना चाहिए
और फैसले ऐसे उनकी हों कि जो जनहित में हो। और उनकी नीयत पे अभी बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देना जो है मुझे लगता है कि ये जो है जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि जब वो काठमांडू के मेयर थे, जो उन्होंने, देखिए एक पॉलिटिशियन क्या करता है, पॉलिटिशियन एक माहौल बनाता है, काम आपकी देश की ब्यूरोक्रेसी करती है, आपका सिस्टम करता है। और आप अभी जैसे बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, बंगाल में जैसी सरकार बदली तो वहां की ब्यूरोक्रेसी के भी रंग ढंग बदल लिए। देखिए किस हिसाब से वहां जो अघोषित 18,000 टोल चल रहे थे, रातों रात वो टोल हट गए। तो देश में बहुत सारे शॉर्टफॉल होंगे और उनको जो है जैसे ही नई सरकार आती है, नया सिस्टम आता है, हम लोग एक कंफर्ट जोन में होते हैं। उस कंफर्ट जोन से निकलकर जो है आदमी को जो है दूसरे सिस्टम में, दूसरे सांचे में ढलने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि नेपाल इस नई सरकार की ऊर्जा के साथ, नेपाल की ब्यूरोक्रेसी, नेपाल का सिस्टम कोप अप कर रहा है और ऊर्जावान लोग हैं सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर नए लोगों को इनकलकेट किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में नेपाल प्रोग्रेस करेगा और भारत नेपाल के संबंध और बेहतर होंगे, यही उम्मीद है। तो हमें भी यही उम्मीद है। बाकी आपको क्या उम्मीद लगती है बालन शाह से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वेद जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।